हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के पहला अध्याय जय प्रक्रम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ये पाचन किसे कहते हैं और फिर पाचन की क्रिया विधि को हम लोग जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक कोशिकीय जीवों में भोजन यानी कि पोषण कैसे होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पाचन क्या होता है या मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो हम आपको पहले बता दें कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो भोजन करते हैं यानी कि पोषण करते हैं। और पोषण क्यों करते हैं? तो पोषण करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और किसी भी जीव के अंदर जब तक पाचन नहीं होगा तब तक उसके अंदर ऊर्जा नहीं बनता है। यानी कि यदि वो पोषण को ग्रहण करता है तो उसमें पाचन का होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि उसमें पाचन नहीं होगा तो फिर उसमें ऊर्जा नहीं बनेगा, और फिर ऊर्जा नहीं बनेगा तो फिर पोषण करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि पाचन क्या है। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थ क्या है? तो जटिल के मतलब होता है जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ जो ले रहे होते हैं वो जटिल अवस्था में होता है। जैसे रोटी, तो रोटी को आप ऐसे नहीं खा सकते हैं, यानी कि रोटी को आप उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद से उसका निवाला हम लोग बनाते हैं। निवाला यानी छोटे छोटे खंड में उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद से फिर उसको मुंह के अंदर डालते हैं और मुंह में उसको कुचल कर यानी कि उसको नरम करके फिर उसको हम लोग निगलते हैं। तो यानी कि रोटी था वो एक जटिल अवस्था में था, फिर उसको तोड़ना और तोड़ तोड़कर छोटे छोटे भागों में करना, ये सरल अवस्था कहलाती है। और यही सरल अवस्था में लाने के प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे पाचन। तो पाचन क्या है आपको हम बता रहे हैं कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव जो भोजन करता है, अब प्रत्येक जीवों में जो पाचन करने की जो विधि होती है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे गाय भैंस, उन लोग का पाचन करने की प्रक्रिया जो होता है बिल्कुल अलग होता है मनुष्य से, क्योंकि वो लोग पहले जो भी खाना खाते हैं यानी कि जो भी पौधों को खाते हैं तो सबसे पहले वो ऐसे जल्दीबाजी में ऐसे खा लेते हैं और फिर उस जब बैठते हैं तो बैठने के बाद से पुनः उसको लाकर फिर उसको कुचल कुचल कर बिल्कुल छोटा करते हैं। और उसी छोटा करने की जो प्रक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं जुगाली करना, जिसको आम भाषा में कहते हैं कौरी करना, मुंह चलाते हुए आप लोग बकरी गाय भैंस इत्यादि को देखे होंगे। तो उसके पाचन करने की जो तरीका है बिल्कुल मनुष्य से अलग होता है और हम लोग में अलग होता है। तो जो भी वो लोग घास को खा रही होती है, जो भी जानवर है यानी गाय भैंस जो घास को खाती है वो होता है जटिल अवस्था में, और उसको तोड़ तोड़ कर यानी कि उसको चबा चबा कर उसको छोटा करना वो सरल अवस्था कहलाता है। तो वही जटिल अवस्था से सरल अवस्था में लाने के प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवस्था में लाने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। फिर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो कोई भी जीव हो पाचन की शुरुआत मुख से होता है। ऐसे तो हम बता दें हाथ से, यानी कि रोटी जो था उसको हमने तोड़ना शुरू कर दिया, हाथ से उसको छोटा छोटा बनाना शुरू कर दिया, तो पाचन तो यहीं से शुरू हो गया। लेकिन आप हाथ से नहीं लिखेंगे बल्कि आप लिखेंगे कि मुख से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवस्था में लाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यह मुख से शुरू होता है, याद रखना है कि मुख से ही हम लोग जो भी भोज्य पदार्थ को लेते हैं तो दांतों के माध्यम से उसको तोड़ तोड़ कर बिल्कुल छोटा कर देते हैं। तो ये मुख से शुरू होता है और इसकी समाप्ति जो होता है वो छोटी आंत तक होता है ना। इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं कि आखिर ये पाचन की क्रिया विधि क्या है। यानी कि मुख से शुरू होता है और पूरे छोटी आंत तक जाता है, यानी कि इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है, यानी कौन कौन से प्रक्रिया से होकर ये गुजरता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पाचन की शुरुआत मुख से होती है, कुछ इंजाइमों के द्वारा। हमारे मुख जो होता है उस मुख में एक जीभ होता है, जीभ के नीचे 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है और वो लार ग्रंथि
से कुछ एंजाइम स्रावित होता है। इस एंजाइम को हम लोग टाइलिन या इमाइलेज कहते हैं। यानी हमारे जीभ के नीचे वाले सतह से 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि से कुछ एंजाइम स्रावित होता है। उस एंजाइम को टाइलिन या इमाइलेज कहते हैं। वो एंजाइम जब हम लोग भोजन को ले रहे होते हैं तो भोजन के साथ में कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये टाइलिन या इमाइलेज जो होता है उस सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है और भोजन को नरम बनाता है, जिससे निगलने में हम लोग को आसानी होती है। ये टाइलिन और इमाइलेज का यही काम होता है कि भोजन के साथ में आए हुए जीवाणुओं को भी नष्ट करता है और भोजन को नरम बनाता है, जिसको निगलने में काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है कि पाचन की शुरुआत जो मुख्य शुरू कुछ एंजाइमों के द्वारा शुरू होता है। जीभ के नीचे 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है जो कुछ एंजाइम को स्रावित करती है, जिसे टाइलिन या इमाइलेज कहा जाता है। यानी टाइलिन या इमाइलेज कहते हैं। और टाइलिन या इमाइलेज का काम क्या होता है अभी हम आपको बताएं कि भोजन के साथ में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना और भोजन को नरम बनाना, जिससे निगलने में काफ़ी आसानी होती है। जब भोजन को ये यहाँ पे लिख दिया है कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और भोजन को नरम या मुलायम बनाता है, जिससे निगलने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरह से अब मुख में ये भोजन पूरी तरह से सन जाता है और सनने के बाद हमारे श्वास नली और भोजन नली यानी कि आहार नली, यानी आहार नाल और श्वसन नल दोनों का कनेक्शन बिल्कुल सेम होता है और उसके बीच में एक गार्ड की तरह एपिग्लिटिक्स होता है। ये एपिग्लिटिक्स का काम होता है कि जब भोजन को हम लोग निगलते हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देता है और जब हम लोग सांस लेते हैं तो यानी कि आहार नाल को ये बंद कर देता है। ये बंद करना और खोलना ये प्रक्रिया जो होता है ना, ये हम लोग से नहीं बल्कि ये ब्रेन से होता है। ये एपिग्लिटिक्स को श्वास नली और आहार नाल को बनना और बंद करना और खोलना ये जो होता है वो ब्रेन से होता है। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि किसी बात में हम लोग ऐसे खो जाते हैं। जब बात में खो जाएंगे तो एक माइंड जो होता है हमारा कहीं और चला जाता है। तो एपिग्लिटिक्स जो होता है जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो एपिग्लिटिक्स आहार नाल को न बंद करके बल्कि श्वसन नाल को बंद कर देता है। आहार नाल को बंद कर देता है और श्वास नाल को खोल देता है, जिससे भोजन जो होता है हमारे फेफड़े के अंदर जाने लगता है। तो फेफड़े के अंदर जैसे जाता है तो जो हमारे फेफड़ा के ठीक नीचे होता है डायफ्राम, और डायफ्राम जो होता है वो ऐसे धक्का मारता है। फेफड़ा के नीचे आप लोग देखे होंगे कि एक ऐसे डायफ्राम होता है। सांस जब हम लोग खींचते, फेफड़ा का काम है सांस को खींचना। वो केवल सांस को खींचेगा यानी कि ऑक्सीजन को लेता है, लेकिन उसमें निकालने की कैपेसिटी नहीं होता है, बल्कि वो डायफ्राम करता है। डायफ्राम जो होता है ना वो फेफड़ा पर ऐसे धक्का मारेगा। जैसे ही धक्का मारेगा तो सांस जो होता है ना तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से फेफड़ा से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे डायफ्राम में से धक्का मारता है तो जो भोजन के कण यानी कि जो फेफड़ा के अंदर जा रहे होते हैं वो ऐसे धक्का से बाहर निकलता है। तो जब धक्का से बाहर निकलता है तो हमारे नाक से निकल जाता है। कभी कभी ऐसे देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सड़क गया, यानी सड़कना के मतलब क्या हुआ कि नाक से भोजन के कुछ अंश जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये श्वसन नली और आहार नाल दोनों का कनेक्शन जो होता है ना एक ही होता है। तो इसलिए बताया जाता है कि भोजन को करते समय कभी भी बात नहीं करना चाहिए और कहीं पे सोचना नहीं है, बस आराम से भोजन को कर लेना चाहिए। उसके बाद से जो आपको करना है वह कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब भोजन आहार नाल से होते हुए मुंह में भोजन पूर्ण रूप से सन गया है। अब आहार नाल से होते हुए भोजन कहाँ जाता है, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर भोजन जो जाता है वो जाने के बाद से 2 kg तक आमाशय के अंदर भोजन रुकता है। ऐसे नॉर्मल 2 kg तक आमाशय में भोजन रुकता है और आमाशय में 2 kg यानी कि जब तक हम लोग खाना खा रहे होते हैं आमाशय जब तक भरता नहीं है तब तक हम लोग का भूख भी मिटता नहीं है। लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा मन जो है वो भर गया, अब नहीं खाना चाहिए, अब हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा जो मन है वो भर गया। आपका मन नहीं भरता बल्कि आपके आमाशय भर जाता है। तो जब आपका आमाशय भोजन से पूर्ण रूप से भर जाएगा तो आपका भूख खत्म हो जाती है। और ये लगभग आमाशय में भोजन जो होता है
वो 2 से ढाई घंटा तक रुका होता है। यानी कि जब तक आपके अमाशय में भोजन रहेगा तब तक आपको भूख नहीं लगता है, और अमाशय से जैसे ही भोजन छोटी आंत में चला जाता है फिर धीरे धीरे आपको भूख का एहसास होने लगता है। तो अमाशय में भोजन जाता है और अमाशय के दीवार से कुछ अम्ल, HCl अम्ल, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है हमारे शरीर के अंदर? अमाशय से। अमाशय की जो दीवार होता है उस दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका काम क्या होता है कि मुख के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव को ये टायरिन या इमाइलेज जो नहीं मार पाता है, कुछ बचकर अमाशय के अंदर वो सूक्ष्म जीव आ जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको नष्ट कर देता है, सूक्ष्म जीवों को जो भोजन के साथ में आए हैं उनको नष्ट करता है। फिर भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने नहीं देता है, और फिर भोजन को साथ में पचाने का भी काम करता है। और जो क्षारीय पदार्थ होता है, जिनके भोजन जो होता है वो क्षारीय अवस्था में होता है, उसको अम्लीय अवस्था में कर देता है ये। तो HCl अम्ल का यही काम है कि पूछा जाए आपसे कि हमारे अमाशय में स्रावित HCl अम्ल का काम बताइए, तो ये भोजन को सड़ने से बचाएगा, पहले भोजन के साथ में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को पचाने में सहायक होता है। उसके बाद से अब ये भोजन बिल्कुल लेई, गाढ़े लेई की तरह हो जाता है अमाशय में, और अमाशय में भी भोजन का पाचन होता है, अमाशय के अंदर भी भोजन का पाचन हुआ। अब यहाँ से भोजन को पचाने, यानी कि ये HCl अम्ल भोजन को पचाने में यहाँ पे लिख दिए हैं, पचाने में सहायक होती है। अब अमाशय से भोजन छोटी आंत में चली जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये अमाशय, यहाँ पे ये अमाशय है। हमने बताया कि मुख है ये, एक मुख से भोजन को जब हम लोग लेते हैं तो ये एक श्वसन नली होता है, ये लंग्स या फेफड़ा यहाँ पे होता है, यहीं पे अमाशय भी होता है। तो यहाँ से भोजन होते हुए अमाशय में, अब अमाशय से होते हुए अब ये आता है किसमें? ये छोटी आंत में। आंत जो होता है आप देखते हैं ना, पाइप की तरह ढेर सारा ऐसे ऐसे होता है, वही जो होता है ना अमाशय होता है। ये अमाशय भोजन अब किस में आया? अमाशय में। तो अमाशय जो होता है ना, अमाशय के 3 पार्ट्स होता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं। ये यानी अमाशय से जब छोटी आंत में भोजन आता है तो छोटी आंत जो होता है वो 3 भाग में बटा होता है। और आपसे कोई पूछता है कि भोजन का पाचन का अंत कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही पाचन की प्रक्रिया जो होता है ना वो पूर्ण हो जाती है। यानी कि छोटी आंत जो होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अब अमाशय से भोजन छोटी आंत में चली जाती है और यह भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यहीं पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ये जो छोटी आंत होता है ये 3 भाग में बटा होता है, एक ग्रहणी, इलियम और जेजुनम। ये 3 भागों में ग्रहणी सबसे आगे वाला देख रही है, यहाँ से शुरू होता है ये है ग्रहणी, और इसमें जो ऐसे जो पाइप की तरह होता है ये जो होता है जेजुनम और ग्रहणी होता है। इसके अंदर भोजन जो होता है ना बिल्कुल गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, और उसमें छोटी आंत में अंगुली जैसे कुछ संरचनाएं होती हैं जो ऐसे हमेशा गतिमान रहती है, ऐसे गति करता हो और बिल्कुल भोजन के कण को एकदम सूक्ष्म कर देता है, एकदम छोटा कर देता है, बिल्कुल छोटा, एकदम जर्रा के बराबर कर देता है। और भोजन का 25% का ही पाचन कर पाता है, 25% का पाचन होता है। और पाचन ये अंगुली जैसे जो संरचना है जो आंत में होती है उसको हम लोग कहते हैं विलाई, विलाई कहते हैं। ये विलाई इससे हमेशा गतिमान रहता है, ऐसे गति करता है, और जो बिल्कुल भोजन पच जाता है उसको ये अवशोषित करके उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके हमारे ब्लड में मिला देता है। इसका काम छोटी आंत में जो विलाई है ये भोजन को बिल्कुल खंड खंड टुकड़े यानी कि छोटे छोटे भाग में बिल्कुल विभक्त कर देता है। और जो कुछ 25% जो भोजन का अंश जो पच जाता है उसको अवशोषित करके हमारे एनर्जी के रूप में यानी ऊर्जा के रूप में उसको ब्लड में मिला देता है। और जो अपचे पदार्थ होते हैं जो नहीं पच पाते हैं उनको इलियम और जेजुनम से होते हुए बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अपचे पदार्थ जो बिल्कुल अपचे होते हैं यानी कि उनको
बड़ी आंत में जैसे ही जाता है तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। और ऊर्जा हम लोग को वहीं से मिलता है, पूरे ब्लड में ऊर्जा जाएगा और पूरे शरीर में ये फैल जाता है। और जो अपचय पदार्थ होते हैं, जो बेकार, जो मल मूत्र के रूप में जो होते हैं, वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं, यह यहाँ से अपचय पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। और यह दो भाग में बांटा होता है, मलाशय और गुदा। तो ये मलाशय जो होता है, जिसको रेक्टम कहा जाता है यहाँ पे, है ना, और ये रेक्टम के माध्यम से जो बेकार पदार्थ हमारे मल के रूप में इकट्ठा होता है और वो जो अपचय पदार्थ होता है, जो मल के रूप में होता है, उसको समय समय पे शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ये यहाँ से। तो ये हमारा पाचन की पूर्ण क्रिया विधि है। पाचन तो क्रिया विधि क्या है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे ध्यान से। फिर यहाँ से हम एक बार और इसको रिवीजन कराते हैं कि भोजन जो हम लोग लेते हैं मुख से, मुख में जाने के बाद से मुंह, जीभ के नीचे 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, जो कुछ एंजाइम को स्रावित करती है, जिसे हम लोग टायरिन या इमाइलेज कहते हैं। यह भोजन को नरम बनाता है, भोजन के साथ में आए जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को निगलने में सहायता करता है। भोजन को हम लोग निगलते हैं तो जैसे भोजन को हम लोग निगलेंगे तो ये इस ग्रास नली या फिर ये आहार नाल से होते हुए ये आमाशय के अंदर जाता है और आमाशय के अंदर जाएगा तो आमाशय की दीवार से कुछ अम्ल यानी कि एशियल अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, भोजन को सड़ने से बचाएगा और भोजन के साथ में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। और फिर भोजन जो होता है आमाशय से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, एक को ग्रहणी बोलते हैं, एक को इलियम बोलते हैं और एक को जेजुना बोलते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भोजन का, छोटी आंत में उंगली जैसी कुछ संरचनाएं होती है जो हमेशा ऐसे गतिमान रहती है और भोजन को बिल्कुल खंड खंड टुकड़े यानी कि बिल्कुल जर्रा बराबर करके कुछ 25% जो होता है उसको अवशोषित करके ब्लड के अंदर मिला देती है। और जो अपचय पदार्थ होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चली जाती है। अब बड़ी आंत में याद रखना कि भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि अपचय जो बेकार पदार्थ होता है मल के रूप में, उस मल के रूप में से ये मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये हमारा इस वीडियो में हम लोग पाचन पढ़ रहे थे और पाचन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें।